ठीक है, तो शेयर करते हैं। कल मैंने आपको जो पढ़ाया था वो मैं बता देता हूँ। दिस इज द ब्रूस्टर लॉ। ब्रूस्टर लॉ से शुरुआत करेंगे। ब्रूस्टर का नियम क्या था, ब्रूस्टर ने किसके रिगार्डिंग नियम दिया था, क्या प्रोसेस था ब्रूस्टर का, ब्रूस्टर के नियम की क्यों पढ़ा जाता है ब्रूस्टर का नियम, ठीक है, इसका न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होता है, ये सब बताएंगे। तो ब्रूस्टर का नियम का स्टेटमेंट ये कहता है कि इट स्टेट दैट व्हेन लाइट इज इंसिडेंट at polarizing angle at the interface of a refracting medium, the refractive index of the medium is equal to the tangent of the polarizing angle. Tangent of polarizing angle. If P is the polarizing angle and mu is the refractive index, then refractive index is equal to the tangent of polarizing angle. That is mu is equal to tan IP. Mu is equal to tan IP. अब इसे हिंदी में समझो। ये स्टेटमेंट ये कहता है कि जब अध्रुवित प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम जैसे कांच आदि से परावर्तित होता है तो आंशिक रूप से पार्शियली रूप से समतल ध्रुवित हो जाता है। तो ब्रूस्टर ने हमें ये बताया कि ब्रूस्टर ने ये ज्ञात किया ब्रूस्टर ने कि परावर्तित प्रकाश में ध्रुवण की मात्रा पारदर्शी पदार्थ से एक विशेष आपतन कोण पर निर्भर करती है। उसने उस विशेष आपतन कोण पर परावर्तित प्रकाश या समतल ध्रुवित प्रकाश होता है जिससे प्रकाश के कंपन आपतित तल के लंबवत हो जाते हैं। ये है ये पोलराइज लंबवत कंपन कैसे डॉट से दिखाते हैं, तो ये हमने लंबवत कंपन दिखाए हैं, इसमें आपतित तल के लंबवत हो जाते हैं। ठीक है, यह आपतन कोण जिस पर आपतन कोण क्या था, जिस पर वेव किसी प्लेन पर इंसिडेंट होती है उसे कहते हैं आपतन कोण। पर यहाँ क्या है वो कहता है जो हम इंसिडेंट एंगल लेंगे दिस इज कॉल्ड पोलराइज एंगल। ये फिक्स है कि ग्लास के लिए कितने एंगल पे लेंगे और किसी के लिए कितने एंगल पर लेंगे, जैसे वाटर के लिए कितने एंगल पर लेंगे बताऊंगा अभी। तो ये कहता है कि क्या कहता है यह आपतन कोण इंसिडेंट एंगल इज कॉल्ड पोलराइजिंग एंगल। दिस इज डिनोटेड बाय P I P। क्लियर। अगर पदार्थ का हमने जो मटेरियल लिया है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर पदार्थ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू हो तो म्यू इज इक्वल टू tan IP। म्यू इज इक्वल टू tan IP। अगर ये ग्लास है ग्लास की बात कर रहा हूं, तो इसके लिए IP बोले तो पोलराइज एंगल का जो वैल्यू होगी वो होगी 57 डिग्री। 57 डिग्री। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इंसिडेंट रे किसी ग्लास पर 57 डिग्री पर डालूंगा तो वो ग्लास के अंदर से जो रिफ्लेक्ट होगी दैट इज पोलराइज लाइट होगी। यानी कि अनपोलराइज लाइट को मैं ग्लास की मोटी प्लेट की बात कर रहा हूँ, पतली प्लेट की मोटी प्लेट पर अगर इंसिडेंट कराएंगे ऐसे पोलराइज एंगल पर तो जो रिफ्लेक्शन होगा रिफ्लेक्शन दैट इज दिस इज द रिफ्लेक्शन। तो जो रिफ्लेक्शन रे आएगी दिस इज प्लेन पोलराइज होगी, मतलब ध्रुवित होगी। क्लियर। अब देखते हैं इसका आगे प्रूफ क्या है। तो प्रूफ के लिए हम देखते हैं, हम क्या करेंगे, स्नेल का नियम लगाएंगे किस पर, इस एंगल पर और इस एंगल पर। स्नेल का अपवर्तन नियम क्या कहता है कि द रेशियो ऑफ इंसिडेंट एंगल एंड द रिफ्रैक्टेड एंगल, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल एंड द रिफ्रैक्टेड एंगल इज ए कांस्टेंट। आपतन कोण की जया अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है। दिस नियतांक इज कॉल्ड म्यू। चलो अगला देखते हैं स्लाइड, अगली स्लाइड देखते हैं। सबको दिख रहा है, IP 57 डिग्री दिखा रखा मैंने। अब देखो द स्नेल लॉ लगाया मैंने इस पर, जब स्नेल लॉ लगाया तो IP अपॉन साइन I अपॉन साइन R होता है। तो वहां एंगल कौन सा था मेरा, देखो एंगल जब मैं इसकी बात कर रहा था तो एंगल कौन सा था, ब्रूस्टर एंगल। दिस इज द ब्रूस्टर एंगल। अगर ब्रूस्टर एंगल पे लेते हैं तो इंसिडेंट एंगल कौन सा था, IP।
आईपी की बात करता हूँ, आईपी अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू, दैट इज आप जानते हो कि ब्रूस्टर का नियम क्या कहता है कि tan आईपी इज इक्वल टू म्यू, और tan आईपी को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन आईपी अपॉन कॉस आईपी इज इक्वल टू म्यू फ्रॉम इक्वेशन 1 और 3। म्यू इधर है, म्यू इधर है, तो म्यू को रिप्लेस कर दो, दैट इज साइन आईपी अपॉन साइन आर इज इक्वल टू साइन आईपी अपॉन कॉस आईपी। साइन आईपी से साइन आईपी कैंसिल हो गया तो बचा गया साइन आर इज इक्वल टू कॉस आईपी। अब साइन आर इज इक्वल टू कॉस आईपी बचा, तो दैट इज कॉस, ये भी कह सकते हैं कॉस आईपी इज इक्वल टू साइन आर बचा, तो आईपी इज इक्वल टू 90 माइनस आर, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है, तो आईपी इज इक्वल टू 90 माइनस आर, आईपी प्लस आर इज इक्वल टू 90, या आर जो रिफ्लेक्टेड एंगल होगा 90 माइनस आईपी, 90 माइनस आईपी। क्लियर। दूसरी बात ये कहता है, जो इस इक्वेशन को देखो, आईपी प्लस आर, अगर आईपी और आर, यानी कि अगर मैं इसकी बात करूं यहां पर आपसे, तो देखो क्या दिखता है आपको, ये बैक गया, ये लिया, इसको क्लियर करते हैं। ये कहता है आईपी, दिस इज आईपी प्लस आर, यानी कि आपकी जो रिफ्लेक्टेड रे है और रिफ्रैक्टेड रे, परावर्तित किरण दूसरे एंगल पर ही है, और अपवर्तित किरण, परावर्तित किरण और अपवर्तित किरण के बीच का कोण 90 डिग्री होगा, ये फिक्स है, दिस इज द लॉ ऑफ ब्रूस्टर लॉ। ठीक है। अब दूसरा मेथड क्या कहते हैं, ये क्या है, हमने पढ़ा परावर्तन द्वारा ध्रुवण, दूसरा पढ़ते अपवर्तन द्वारा ध्रुवण, पोलराइजेशन बाय रिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन बाय रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो पोलराइजेशन बाय रिफ्रैक्शन की बात करते हैं, तो देखो केवल एक प्लेट की बात करूंगा मैं, एक कांच की प्लेट की, ब्रूस्टर ने कहा था जो इससे रिफ्लेक्टेड होगी वो भी आपकी पोलराइज लाइट होगी, ये कहा था उसने। भाई रिफ्लेक्शन होके उसकी जो लाइट आई वो क्या थी, उसके परपेंडिकुलर आपके वो थे वेक्टर। मैंने बताया था परपेंडिकुलर को डॉट से और पैरेलल को आप किससे दिखाओगे, एरो से। तो ये इसकी बात करते हैं हम कि परावर्तन द्वारा ध्रुवण, मैडम परावर्तन द्वारा ध्रुवण, पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक कांच की प्लेट, आपके लिए यही बता देता हूं मैं, आप देखिए कैसे होता है। पहले एक प्लेट की बात करूंगा मैं, है ना, तो एक प्लेट की जब बात करूंगा मैं, तो देखो दिस इज कांच की प्लेट, क्लियर देखे ना यहाँ, ये रही, बाद में ये आपको चित्र मल्टीप्लेट्स पे दिखा रखा है मैंने, एक कांच की प्लेट है, क्लियर। इस पर मैंने क्या करा, इस पर मैंने आपका एक क्या कहते हैं इंसिडेंट रे डाली, पर एंगल कौन सा था, पोलराइज्ड एंगल, ध्रुवण कोण पर आपकी रे इंसिडेंट कराई, दैट इज इंसिडेंट रे। ठीक है, दिस इज नॉर्मल। मेरा हाथ, एक मिनट दोबारा देखते हैं इसे, दिस इज प्लेन कांच की प्लेट हो गई, ठीक है, दैट इज दिस इंसिडेंट रे, ये आपका देखो थोड़ा सा मैनेज कर लेना, ये आ गया, हाँ इतना हो गया। अब इसकी बात करते हैं, कहाँ गया, तो तो जो मैंने ये इंसिडेंट जो रे थी मेरी, ये किस एंगल पर डाली, ध्रुवण कोण पर। ठीक है, ब्रूस्टर का नियम ये कहता है, देखो इस तल से टकराकर रिफ्लेक्टेड होगी, पहली बात करते हैं, इस तल से टकराकर रिफ्लेक्टेड होगी, रिफ्लेक्टेड, दिस इज रिफ्लेक्टेड। तो मैंने बीच में एक नियम बताया था, ये रिफ्लेक्टेड रे और इनके बीच का फेज 180 होता है। तो अगले अगर ये क्या कहते हैं वन मीडियम, दिस इज अ मीडियम 1 से मीडियम 2 क्लास के अंदर जाएगी, तो दैट इज डेविएटेड टूवर्ड द नॉर्मल, क्योंकि एंगल आईपी है, तो इसके अंदर जब होगी तो इसके अंदर ये पोलराइज हो गई, और इसके जो वेक्टर हुए, मतलब ये वाइब्रेशन के जो वेक्टर हुए, वो आपके कंपन तल के वाइब्रेशन, जो इसका जो प्लेन है, वाइब्रेशन जो वेक्टर हुए जो कंपन तल के समांतर होंगे, यानी कि वाइब्रेशन प्लेन के या वाइब्रेशन उसके पैरेलल होंगे, दैट इज ये पैरेलल हुए आपके, क्योंकि ध्रुवित हुआ। अब जब ध्रुवित होकर ये क्या कहते हैं
यहाँ आ गई, ठीक है। अब ये क्या है, पोलराइज लाइट हो गई। फिर ये क्या, जो एंगल होगा इसे क्या कहते हैं, फिर परपेंडिकुलर डालेंगे, फिर ये जाएगी एयर में। अब क्या, ये पोलराइज्ड है, इस एंगल पर आ गया। यहाँ क्या है, समतल ध्रुवित है, ठीक है। यहाँ जब ये जाएगी, इससे टकराएगी यहाँ से, तो रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्ट होगी इस केस में, तो रिफ्लेक्ट होगी तो इसके जो तल होंगे, इसके जो जो वेक्टर्स होंगे, वो आपके कंपन तल के परपेंडिकुलर होंगे। ये कैसे दिखाए जाएंगे, डॉट से। देखो ये गया, ये गया, इसके जो वेक्टर्स होंगे ये कंपन तल के परपेंडिकुलर होंगे, ये डॉट से दिखा रहे हैं। और जब ये यहाँ से बाहर निकलेगी तो इन दोनों के बीच का फेज 180 आएगा, इसके इससे तो कोई मतलब नहीं है। जब यहाँ से जब ये बाहर निकलेगी तो इसके जो वेक्टर है वो भी कंपन तल के आपके क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। तो ये जो लाइट जब इससे निकली, यानी कि एयर से आपकी गई और एयर में वापस लौट के आ रही है रिफ्लेक्टेड होकर, तो ये जो आपकी हुई लाइट, दिस इज प्लेन पोलराइज्ड लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन। पूर्णतः ध्रुवित प्रकाश जिससे कंपन तल के, क्या हुआ, पूर्णतः ध्रुवित प्रकाश। ध्रुवित तो ये भी है, पोलराइज तो ये हुआ, पर इसमें जो है आपके क्या कहते हैं, जो वाइब्रेशन है, जो पार्टिकल्स हैं इसके कंपन तल के प्लेन के लंबवत है, यानी कि परपेंडिकुलर है, और इसमें क्या है, पैरेलल है। अब ये क्या किया इन्होंने, अरेंजमेंट किया मल्टी प्लेट्स का, मल्टी ग्लास की प्लेट्स का। तो इन्होंने जो मल्टी ग्लास की प्लेट्स का अरेंजमेंट किया है, तो इसको देखते हैं मल्टी ग्लास की प्लेट का। तो इन्होंने क्या किया, किसी कांच की समतल ध्रुवित प्रकाश को, जैसे मैंने भी आपको बताया कि आईपी पर किया, वही प्रोसेस किया, एक प्लेट जैसे ही ये दूसरी प्लेट के लिए आया, सेम वही प्रोसेस होगा, तीसरी पे ये होगा, जो ये एंगल आईपी यहाँ से है, जब ये बाहर आएगी तो वही एंगल पर आएगी निकल के। मतलब अगर मैं आपसे कहूं यहाँ से अनपोलराइज एंटर करी, अनपोलर अध्रुवित प्रकाश एंटर किया, और कांच के सिस्टम से, मतलब मल्टी प्लेट्स लगाने के बाद जब कांच की प्लेट से जब बाहर निकल के आई हमारी ये लाइट, दिस इज पोलराइज लाइट कहलाई, ध्रुवित प्रकाश। पर ये किसके द्वारा हुआ, अपवर्तन के द्वारा, अपवर्तन के द्वारा, ध्यान रखना, अपवर्तन के द्वारा ध्रुवण हुआ। दिस इज जो दिखाया आपको, ये क्या कहलाता है, ध्रुवण, यानी पोलराइजेशन बाय रिफ्रैक्शन। क्लियर। अगली देखते हैं, अब अगली स्लाइड देखते हैं इसकी। नेक्स्ट, मेलस का नियम सबसे ज्यादा पूछा जाता है ब्रूस्टर के और मेलस के नियम में से। तो मेलस का नियम क्या कहता है ये समझो। मेलस का नियम ये कहता है कि जब पूर्णतः समतल ध्रुवित प्रकाश, मैंने आपको टूरमेलिन के क्रिस्टल पे एक्सपेरिमेंट बताया था, घर पे बताया था कैसे करना है, क्योंकि टूरमेलिन का क्रिस्टल तो होगा नहीं। मैंने कही थी एक्सरे प्लेट लेना, एक्सरे के जो जिसमें एक्सरे होता है उसके छोटे पीस करना, उस पर बताया था। तो मैंने उसमें बताया था ए स्लाइड और बी स्लाइड दो बताई थी। ए स्लाइड को कहा था मैंने पोलराइजर, और बी स्लाइड को कहा था एनालाइजर, यानी कि ध्रुवक और विश्लेषक, ये कहा था मैंने। तो मेलस ने नियम दिया कि जब पूर्ण से समतल ध्रुवित प्रकाश किसी विश्लेषक पर आपतित होता है, तब निर्गत, जो उससे प्रकाश आउटपुट हो रहा है, निर्गत प्रकाश की तीव्रता विश्लेषक के संचरण तल के मध्य कोण, अभी दिखाऊंगा चित्र देखे ना, कि ये विश्लेषक होगा, एनालाइजर होगा, इसके संचरण तल के मध्य कोण, यानी कि ये जो दिस इज एम्पलीट्यूड, ये जो एंगल बनेगा इसकी कॉजिया, कॉजिया को इंग्लिश में कहते हैं कोसाइन, कॉजिया के वर्ग के समानुपाती होता है। दैट इज इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द cos स्क्वायर थीटा। अब बात करते हैं इसी का इंग्लिश में क्या कहते हैं। व्हेन ए कंप्लीटली प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज इंसिडेंट ऑन एन एनालाइजर, the intensity of the emerging light varies as the square of cosine, square internet connection is unstable square of cosine of the angle between the plane of transmission of the analyzer and the plane of polarizer। ठीक है, यानी कि जो इंटेंसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द cos स्क्वायर थीटा। अब देखते हैं इसका क्या कहते हैं डेरिवेशन, और देखते हैं नेक्स्ट डेरिवेशन जीरा। इसमें दिखाया है मैंने आपको एनालाइजर सरफेस जीरा, दिस इज आपको दिखा देता हूं मैं, एनालाइजर तल,
विश्लेषक तल जेरा, ये विश्लेषक तल है आपका। ए फॉर एम्पलीट्यूड है, और ये जो एम्पलीट्यूड है किसी एंगल पर क्या कहते हैं, कोई वेव्स आ रही है तो उसको दो कंपोनेंट में तोड़ दिया, डेट इज ओ ए कॉस थीटा एंड ए साइन थीटा। दिस इज इंसिडेंट ऑन एन एंगल, एनालाइजर तल पर एंगल है क्या है, थीटा पर आपसे होती है। तो ये मैंने दिखाया है कि आपको यहाँ दिखाया है कि जो एंगल है पोलराइजर एंगल मतलब पोलराइजर प्लेन और एनालाइजर प्लेन के मध्य का कोण थीटा क्या है, पोलराइजर प्लेन और एनालाइजर प्लेन के मध्य का कोण। क्लियर? पोलराइजर प्लेन और एनालाइजर प्लेन के मध्य का कोण हिंदी में कहते हैं ध्रुवक तल तथा विश्लेषक तल के मध्य का कोण जो दिखाया है, दिस इज थीटा। क्लियर? ए क्या है, एम्पलीट्यूड किसका, समतल ध्रुवित प्रकाश का, प्लेन पोलराइज लाइट का, जो क्या है इंसिडेंट हो रही है किस पर, आपका ध्रुवक तल पर। तो इसका जब ए इस पर इंसिडेंट हो रही है ओ पॉइंट पर, तो इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा। यानी कि ए कॉस थीटा क्या है कि एनालाइजर के ट्रांसमिशन सरफेस के अनुदिश है अलोंग, और ए साइन थीटा क्या है, इसके परपेंडिकुलर है। तो हम जानते हैं कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड स्क्वायर, जो तीव्रता है आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। तो इसका मतलब जो निर्गत तीव्रता है इससे इंटेंसिटी जो निकलेगी आई नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ए स्क्वायर। तो मैंने के आएगा के इज इक्वल टू 1 की जगह डायरेक्ट लिख दिया आई नॉट इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो द एम्पलीट्यूड ऑफ द पोलराइजर लाइट कैन बी रिजॉल्व, यानी कि ये दिखाया है कि एम्पलीट्यूड को किस में तोड़ सकते हैं, साइन थीटा या कॉस थीटा। तो ये आ गया आपका, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी, ये दिखा दिया। तो आई इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड ए स्क्वायर यही है आई, तो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होता है। तो आई इज इक्वल टू ए कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि इसका एंगल क्या लेंगे, कॉस कंपोनेंट लेंगे हम, साइन कंपोनेंट नहीं लेंगे, ठीक है। आई इज इक्वल टू ए कॉस थीटा लगा, इसका स्क्वायर आया ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है इक्वेशन 1 से, आई नॉट। तो आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। इसका मतलब क्या हुआ, आई इज प्रोपोर्शनल टू कॉस स्क्वायर थीटा। जो इंटेंसिटी है वो कॉस स्क्वायर थीटा के वर्ग के समानुपाती होती है। अब इसमें भी केस है, केस क्या है इसमें, पहला केस जब एंगल थीटा 0 डिग्री है तब क्या है। अच्छा cos 0 का मान क्या होता है बताइए, लिख के बताओ कोई, भेजो लिख के मेरे पास, cos 0 का मान क्या होता है। ठीक है, cos 0 इज इक्वल टू 1, यानी कि अगली स्लाइड में हम देखेंगे cos 0 इज इक्वल टू 1। तो I इज इक्वल टू आई नॉट मतलब नो चेंज इन इंटेंसिटी, जिस इंटेंसिटी से वो आ रहा है उसी इंटेंसिटी से एनालाइजर से होगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो पोलराइजर एक्सिस, या ये कह सकते हैं थीटा बराबर 0 पर जो पोलराइजर एक्सिस है ध्रुवण अक्ष विश्लेषक अक्ष के समांतर है। ध्रुवण अक्ष यानी कि पोलराइजर एक्सिस इज पैरेलल टू द एनालाइजर एक्सिस, ठीक है। इसका मतलब उसकी तीव्रता में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अब थीटा इज इक्वल टू 90, जब cos थीटा का मान 90 रख देंगे हम, तो देखो cos थीटा का मान जैसे ही 90 रखेंगे तो cos 90 का मान कितना होता है, 0। इंटेंसिटी 0, जब इंटेंसिटी ट्रांसमिटेड लाइट की 0 हो जाएगी तो क्या होगा, प्रकाश की निर्गत प्रकाश की तीव्रता 0 है, ठीक है। आई क्या है, निर्गत आउटपुट क्या कहते हैं आपका, लाइट है, निर्गत प्रकाश है। तीसरा केस जब हमारा थीटा 0 2 पाई के बीच में लाई करेगा। तीसरा केस है, ये केस आते हैं अगर आपका क्या कहते हैं मेलस का नियम आएगा तो ये केस लिखने पड़ेंगे। थीटा लाइज बिटवीन 0 to 2 पाई, कुछ भी हो सकता है, तब इसका एवरेज निकालेंगे। आई एवरेज इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा का भाग, ट्रिग्नोमेट्री से उसे कैलकुलस से सॉल्व करेंगे, तो इसे सॉल्व करोगे आई एवरेज इज इक्वल टू 1/2 पाई 0 लिमिट 0 to 2 पाई कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। आई एवरेज इज इक्वल टू आई नॉट 2 पाई कॉस स्क्वायर थीटा का वो वैल्यू रखो, डायरेक्ट कॉस स्क्वायर थीटा का कोई नहीं होता, तो 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 2 हो जाएगा इनटू डी थीटा। सॉल्व करोगे तो आई एवरेज इज इक्वल टू आई बाई
I/2 I नॉट, यानी कि ध्रुवक तल से या ध्रुवक से निर्गत प्रकाश की तीव्रता आपतित प्रकाश की तीव्रता की आधी होती है। ध्रुवक तल से जो ध्रुवक से निकलेगी आउटपुट आने वाली जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, जो इंसिडेंट है लाइट आप पर, जो उसकी क्या कहते हैं इंटेंसिटी की आधी होगी। जाहिर है पोलराइजर यूज करोगे आप, सीधा सा बात है इंटेंसिटी कम होनी है। मैंने आपको बताया था कि जब पोलराइजर यूज करते हैं तो ग्लेयर कम कर देती है। ग्लेयर कम करने का मतलब इंटेंसिटी कम कर देगी इसकी। तो अगला देखते हैं। तो इस हिसाब से ये क्या कहते हैं, खत्म हो गया मेलस का नियम। अगला लॉ देखते हैं। अगला है इसमें यूजेस ऑफ पोलराइजर। पोलराइजर का यूज क्या करते हैं, अभी बताया था आपको, रिड्यूस द ग्लेयर, ग्लेयर को कम करने के लिए, रिड्यूस और क्या कहते हैं शेप द एक्सीडेंट। एक्सीडेंट पोलराइजर का जब हम यूज करते हैं तो एक्सीडेंट से कैसे से होता है, आपका जो ट्रक है, ट्रक अगर ट्रक की जो लाइट है, अगर बाइक आ रही है आपको और ट्रक की लाइट एकदम से फोकस हो, अगर उस पर पोलराइजर नहीं लगा रखा हो या आपसे कहें क्या कहते हैं आपने पेन नहीं रखा हो लेंस, आपको पोलराइजर का गूगल्स गूगल्स, तो होता क्या एकदम से लाइट पड़ती है, उसकी ग्लेयर आंखों पर पड़ती है और आपको सामने वाला वाहन दिखता नहीं है, एक्सीडेंट हो जाता है। तो होता क्या है, अब क्या कर रखा है कि जो हैवी वाहन है या जो भी फोर व्हीलर्स हैं, उनको पोलराइजर लाइट जब चलाते हैं नाइट में तो पोलराइजर फिल्म लगा देते हैं, जिससे कि उसकी जो ग्लेयर है सामने वाले पर पड़ने पर कम हो जाती है। इसी प्रकार एक्सीडेंट में बच जाते हैं। टू फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ शुगर, शुगर का सांद्रीकरण करने के लिए। शुगर का सांद्रीकरण करने का मतलब क्या है कि एक मेथड होता है, शुगर मिल या चीन में जो होती है उनमें यूज होता है। ठीक है, अगला देखते हैं, टाइम आउट हो रहा है। इम्प्रूव द कलर्स कॉन्ट्रास्ट इन ओल्ड ऑयल पेंटिंग। पुरानी जो पेंटिंग होती है उनका जो कलर का कॉन्ट्रास्ट है वो बढ़ाने के लिए यूज होता है। एक रिलेशनशिप पूछा जाता है आई इसमें और आई नॉट में। तो आप जानते हो इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, I1 + I2 + 2I1 I2 cos फाइव का अंडर रूट। अब I1 बराबर I2 कर लिया जाए तो cos फाइव बराबर 1, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी आई नॉट बराबर होगी I + I, रख दो इसे, ये कर लो, तो I नॉट इज इक्वल टू 4I, तो I इज इक्वल टू 1/4 I नॉट। क्लियर। अगला देखते हैं सोलर पैनल। अगला टॉपिक है इसमें सोलर पैनल। आप सबने देखा होगा कि अब ये एक्चुअली क्या है, सोलर लाइट यूज कर रहे हैं तो सोलर लाइट पर प्लेट्स लगी रहती है, ऊपर प्लेट, सोलर प्लेट जिसे कहते हैं, दिस इज कॉल्ड सोलर पैनल, है ना। होता क्या है कि सोलर लाइट, सोलर पैनल कैसे काम करता है मैं बता देता हूँ आपको। इसके लिए ये एक मिनट को क्लियर। और सोलर सन से जो लाइट्स आती है पैकेट्स ऑफ एनर्जी के रूप में आती है, दीज पैकेट्स ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड फोटोन। जब फोटोन आपके, ये क्या होता है, एक फ्रेम होता है, फ्रेम में पीवीज होती है, पी मतलब फोटो वोलेटाइल सेल लगे होते हैं, तो बहुत सारे फोटो वोलेटाइल सेल लगे रहते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, इसको फोटोन जो आप इस पर इंसिडेंट होते हैं उनको कन्वर्ट करते हैं डीसी में। तो ये एन टाइप सिलिकॉन्स और पी टाइप सिलिकॉन्स की होती है, जंक्शन होता है, पीएन जंक्शन होता है, बताएंगे आपको। इलेक्ट्रॉन यानी कि अगर मैं करंट की डेफिनेशन समझाऊं आपको, व्हाट इज द चार्ज और करंट, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज करंट। तो इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे तब देखेंगे क्या होता है इसका। तो होता क्या, जब इस प्लेट पर इंसिडेंट होती है तो ये कन्वर्ट करती है इसको डीसी में। अब डीसी में कन्वर्ट करती है तो जो आपके घर में लोड लगा रहता है, लोड दो तरीके हैं इसके, ये एक स्टोरेज करना और दूसरा डायरेक्ट सप्लाई। तो स्टोरेज करने के लिए क्या करते हैं हम कि बैटरी में लाते हैं, इसे बैटरी यूज करते हैं। तो इसको कनेक्टेड करते हैं इन्वर्टर से, इन्वर्टर से चार्ज करती है बैटरी, डीसी मतलब सोलर इन्वर्टर जो होता है, बैटरी से आपको सप्लाई देता है इन्वर्टर। इन्वर्टर क्या करता है, आपको घर को एसी में एसी सप्लाई देता है। इस तरीके से ये काम करते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं। सोलर प्लेट समझ में आ गया क्या है, एक फ्रेम होता है उसमें वोलेटाइल सेल लगा दिए जाते हैं। आगे देखते हैं इसका क्या यूजेज और है, इसका फायदा सर क्या ये है। सोलर प्लेट पे जो सफेद सफेद सी लाइन होती है वो क्या होती है? कौन सी।
ये सफेद सफेद सी लाइन से खिंची होती हैं। हाँ, ये फोटो वोलेटाइल सेल होते हैं, फोटो वोलेटाइल सेल। ठीक है, ये क्या करते हैं, पैकेट्स ऑफ एनर्जी लेते हैं। तो ये बहुत सारे कलेक्शन ऑफ फोटो वोलेटाइल सेल को सीरीज में लगा कर बनाई जाती है ना। इस तरीके से जोड़ के एक फ्रेम में जोड़ते हैं। तो वो जब फ्रेम में जोड़ेंगे तो मान लो ये फोटो वोलेटाइल सेल है, तो आपको ये लाइन दिखेगी वाइट कनेक्टेड, इस तरह की लाइन दिखती है, नहीं दिखती? तो ये कनेक्टेड लाइन है। सर ठीक है, आगे देखते हैं। बैटरी, बैटरी कौन सी यूज होती है, ये देखें। बैटरी इसमें यूज होती है लिथियम बैटरी। ठीक है, मैं मोस्टली केस में लिथियम यूज होती है बैटरी। तो प्रॉब्लम देखो, मैं आपको बताऊं, सोलर, आप सोलर यूज करते हो, मैक्सिमम सोलर जो लाइट है, सोलर एनर्जी जो यूज कर रहे हो उसको फायदा है, पर नुकसान क्या है इसका, मेंटेनेंस। अगर इसको बैटरी से कनेक्ट ना करें हम और डायरेक्ट सप्लाई दे दें घर पे, मतलब इन्वर्टर के थ्रू, इन्वर्टर का मेंटेनेंस ज्यादा नहीं आएगा, सोलर पैनल की कॉस्टिंग ज्यादा होती है। चलो पैनल की कॉस्टिंग से ज्यादा मेंटेनेंस कॉस्टिंग इसकी आती है बैटरी की, क्योंकि बैटरी को हर 4 साल बाद या 5 साल बाद या 6 साल बाद चेंज कराना होता है। तो अगर बैटरी को हटा के डायरेक्ट सप्लाई दे दें तो हमें दिन में तो लाइट मिल जाएगी, रात को लाइट नहीं मिलेगी। तो हमारी जो कॉस्ट कटिंग कहाँ जाएगी, कॉस्ट कटिंग या बिजली के बिल में हो जाएगी। ठीक है, अब साइज की बात करते हैं। रेजिडेंशियल सोलर पैनल, एक नॉर्मल आइडिया ये है कि रेजिडेंशियल सोलर पैनल 65 इंच से 39 इंच तक होता है। ठीक है, डायमेंशन जो उसका होता है 65/39 होता है रेजिडेंशियल का इंच में। ठीक है, आगे देखते हैं इसका पर्पस क्या होता है। पर्पस आप सब जानते हो कि सोलर एनर्जी का यूज करके आपका क्या कहते हैं, डिपेंडेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे कम से कम करना। ठीक है, आगे देखते हैं इसका इसका जो मेन पार्ट है वो दिखाता हूँ मैं आपको। क्लियर, ऑर्गेनाइज, नेक्स्ट। ये इलेक्ट्रिसिटी यूजेस, 1 किलोवाट का पैनल, 1 किलोवाट का पैनल 1600 मतलब 1642 किलोवाट पर ईयर जनरेट करता है। एक साल में इतने किलोवाट आपका जनरेट करेगा। ठीक है, 1 किलोवाट पैनल टेक्स 68.42 स्क्वायर फीट कमर्शियल। यानी कि अगर 1 किलोवाट का सोलर लगाना है कनेक्शन, तो 68.42 स्क्वायर फीट का सोलर पैनल आपको चाहिए। ये इसका एक क्या कहते हैं स्टैंडर्ड मान लो, जो भी है 1 किलोवाट के लिए यही है। ठीक है, तो अगर आपको उसको अच्छी तरीके से इलेक्ट्रिकल वाले जो है अगर समझना चाहते हैं तो हमारे यहाँ वो है सर, क्या नाम है, मिश्रा सर, शरद मिश्रा सर, इसको हमारे यहाँ तो सोलर पैनल जो लग रहे हैं उसके बारे में अधिक जानकारी दे सकते हैं आपको। तो अगर आप चाहोगे तो मैं शरद मिश्रा सर से एक बार आपको लाइव दिखा सकता हूँ सोलर पैनल से, आपसे बात करके, अगर वो राजी हो जाए तो। क्योंकि जो सोलर पैनल लग रहे हैं वो दिखा देंगे कैसे काम करते हैं, कैसे कनेक्शन होता है। ठीक है, आगे देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स हैं। ये तो हो गई यूनिट यहाँ पर एंड, 2 यूनिट खत्म हो गई आपकी। आगे देखते हैं न्यूमेरिकल्स।